अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझने से पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को लेते हैं और उधर से हम इसको रिलेट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। तो शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग की एक बेसिक डेफिनेशन जिसमें हम कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग, हम एक बेसिक डेफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। हम जब भी कोई अपना मैसेज किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो लैंग्वेज को हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट। तो कारोबार में जो लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस में वो लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल कारोबार ने सेल की, परचेज की, इसी तरह कारोबार ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए, जो भी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, इन सब को कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है कारोबार में तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक हो गया। अकाउंटिंग क्या है? इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और कारोबार में अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और कारोबार के लोग अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी बिजनेस की रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो हमारे पास इधर लैंग्वेज जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई मैसेज देना चाहता हूं तो मैं यूज कर रहा हूं उर्दू लैंग्वेज को। अभी जो मेरे जहन में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो आपके जहन में भी सेम हों तभी हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो हो पाएगी। मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ आएगी। अदरवाइज अगर आपके जहन में कोई और प्रिंसिपल्स हैं, कोई और उसूल हैं जो मेरे जहन में नहीं है तो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इसी तरह जो बिजनेस के लोग हैं वो भी कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें। हमारे पास जो बिजनेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है गैप, दूसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तीसरा है हमारे पास IFRS। गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया। हमारे पास तीन तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो यूएस में अडॉप्टेड है, यूएस में लागू है। जबकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS जो है वो मोर देन 140 कंट्रीज में अडॉप्ट किए जा चुके हैं। ठीक हो गया। मोर देन 140 कंट्रीज में ये अडॉप्ट किए जा चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो किसने इशू किए हैं, पब्लिश किधर से हुए हैं, मतलब किसने पब्लिश किए हैं? तो ये है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने पब्लिश किए हैं ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये गैप के पीछे, मतलब गैप इन्होंने पब्लिश की है, इस बोर्ड ने पब्लिश की है। ठीक हो गया।
जबकि आईएएस और आईएफआरएस जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि प्रीवियसली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी 1973 से लेकर 2000 तक, और 2001 में ये इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक हो गया, मतलब इसका प्रीडिसेसर जो है वो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी। ये जब बोर्ड, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब 1973 से 2000 तक इसने जो स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए हैं उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जबकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो पब्लिश कर रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक हो गया, तो इससे हम ये साबित होता है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये ओल्ड वन है, पुरानी, और जो आईएफआरएस है ये न्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, इधर हमारे पास गैप जो है वो तकरीबन 15 है। ठीक हो गया, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 29 है, और आईएफआरएस जो है वो हमारे पास 17 है। ठीक हो गया, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है। इधर ये बात भी याद रहे कि जब हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फाइनलाइज किया जाता है और उसके बाद इसको पब्लिश करता है, अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसको फाइनलाइज करके पब्लिश कर दें आईएएस को, तो वो आईएफआरएस बन जाते हैं। अभी इस वीडियो में हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि गैप क्या होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप, इसमें हमारे पास 3 जो हैं चीजें हैं। पहली है हमारे पास इसमें अजम्पशंस, दूसरी है हमारे पास प्रिंसिपल्स, और इन दोनों में जो है कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो और मजीद अच्छे तरीके से पेश किया जा सके। अकाउंटिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इन दोनों में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले है हमारे पास अजम्पशंस, जो कि तमाम बिजनेस पर लागू की जाती हैं। जितने भी बिजनेस होते हैं तो अकाउंटेंट जब उनके लिए अकाउंटिंग कर रहा होता है तो इसको एज्यूम करता है कि ये सब कुछ होगा। तो अजम्पशंस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अजम्पशंस हैं 4। पहली अजम्पशन है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन से मुराद ये है कि बिजनेस जो है उसकी अलग हैसियत है और जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनकी अलग है। मतलब बिजनेस और मालिक जो है उसको एक साथ एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, इन दोनों की अलग अलग एंटिटी है। सही हो गया, सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस एंड इट्स ओनर। और इसी प्रिंसिपल की वजह से जैसे जब भी बिजनेस से, कारोबार से मालिक पैसे निकालता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं और कुछ इस तरह करते हैं कि ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, कि कारोबार से पैसा निकल गया, कारोबार से पैसा निकल गया, जब भी एसेट में कमी आती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। और हमारे पास ड्राइंग्स, कैपिटल कम हो गया, इस पैसा निकालने की वजह से कारोबार में जो मालिक का सरमाया था वो कम हो गया, तो इसलिए वो डेबिट हो जाता है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास कारोबार और मालिक की एक ही हैसियत होती तो इस एंट्री को करने की जरूरत ही नहीं थी। इस एंट्री को करने की वजह यही है कि हमारे पास बिजनेस एंटिटी अजम्पशन के बेसिस पर कि कारोबार और मालिक अलग अलग हैं, इसको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। कारोबार के पैसे अलग होते हैं, मालिक के अलग, कारोबार के एसेट्स अलग हैं, मालिक के अलग। ठीक हो गया। इस एंट्री को, इस चीज को एज्यूम करके जब भी अकाउंटेंट एंट्री करता है तो इस चीज को एज्यूम करता है कि जो कारोबार है वो अलग है और मालिक जो है वो अलग है। ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास है अजम्पशन मॉनेटरी मेजरमेंट अजम्पशन। मॉनेटरी मेजरमेंट अजम्पशन से मुराद ये है कि कारोबार में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, पैसों के एवज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कि जितनी मालियत पर कोई चीज खरीदी गई तो उसकी मालियत लिखी जाएगी, ना कि तादाद या ना कि केजीज में। कि फॉर एग्जांपल हमने कारोबार के लिए कुछ
आयरन परचेज किया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि कितना किलो आयरन परचेज किया, बल्कि ये लिखेंगे कि कितनी अमाउंट में आयरन को परचेज किया गया है। जो अकाउंटिंग में लिखी जाती है इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी मॉनेटरी टर्म्स में लिखी जाती हैं, पैसों के एवज। कि फॉर एग्जांपल एक मार्कर हमने अगर परचेज किया कारोबार के लिए, तो मार्कर जो है उसकी प्राइस लिखी जाएगी कि कितनी प्राइस है उसकी मार्कर की। ये नहीं लिखी जाएंगी कि इसका वजन कितना है, या लीटर्स में नहीं लिखेंगे कि फ्यूल हमने इतने लीटर लिया, नहीं, हम फ्यूल लिखेंगे कि हमने कितनी प्राइस पर फ्यूल लिया। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस हमने कितने अमाउंट पर हमने एक्सपेंसेस किए। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगा मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के एवज के, कितने पैसों पर ये मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये जो है कितने पैसों में हुआ हमारे पास। ठीक हो गया। तीसरी हमारे पास अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन से मुराद ये है, मतलब इसका ये है कि इसकी अनइंडेफिनेट लाइफ है, कि हमें नहीं मालूम कि कारोबार कब तक चलेगा। ठीक हो गया। अगर हमें मालूम हो कि 1 साल बाद बंद हो रहा है, तो फिर उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाएगी। उसके लिए वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में लिक्विडेटर को हायर किया जाता है। ठीक हो गया। तो कंपनी में तो अकाउंटिंग में हम ये चीज भी एज्यूम करते हैं कि कारोबार जो है वो चलता रहेगा। फोर्थ वन हमारे पास एजम्पशन है अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड देखिए, हमने पहले पढ़ा अकाउंटिंग में पहले हमने अजम्पशन में पढ़ा कि हमारे पास गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हमारे पास कारोबार की लाइफ जो है वो अनइंडेफिनिट है, मतलब कि नियर फ्यूचर में वो बंद होने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा। अभी उस लाइफ को फॉर एग्जांपल ये आज है और ये कारोबार की लाइफ है, हमें नहीं मालूम कि कब तक चले जाए। ठीक हो गया। या एन इधर लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स। ये आज है, आज हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये लाइफ है इसकी कारोबार की, टाइमलाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस कारोबार की लाइफ को हम आर्टिफिशियली कुछ हिस्सों में, टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, फिर उस टुकड़ों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड 3rd 4th 5th, तो मतलब 5 साल है हमारे पास। तो 5 साल में पहले साल के लिए अलग अकाउंटिंग की, दूसरे साल के लिए अलग अकाउंटिंग की, तीसरे साल के लिए अलग अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग से मुराद ये है कि इस तमाम इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, रिपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल तमाम इंफॉर्मेशन जो भी कारोबार में है उसको रिपोर्ट किया। तो हमने पहले साल के लिए अलग रिपोर्ट किया, दूसरे साल के लिए अलग, तीसरे साल एंड सो ऑन। तो पहले साल के लिए जिस पीरियड के लिए हमने अकाउंटिंग की, इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम कारोबार की लाइफ को आर्टिफिशियली कुछ टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं, और उस टुकड़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन है कि कारोबार में जो भी बिजनेस की लाइफ है उसको हम डिफरेंट पीरियड्स में तकसीम करेंगे, फिर उनके लिए अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अकाउंटेंट जो है अकाउंटिंग करता है किसी खास पीरियड के लिए, ना कि पूरी लाइफ के लिए। पूरी लाइफ तो उसकी अनइंडेफिनिट है, हमें नहीं मालूम कब तक वो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, फिर उसके लिए अकाउंटिंग करना इजी हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहले अजम्पशन। हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने अभी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। और प्रिंसिपल्स और अजम्पशन में क्या फर्क था। जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा होता है तो तमाम कारोबार की जो के बारे में ये चीजें एज्यूम की जाती हैं, इसलिए उनको अजम्पशंस कहते हैं। जबकि हमारे पास प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं कारोबार पर कि कौन कौन से कारोबार हैं, और उस तरीके से डिपेंड किया जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स इधर लागू होंगे और कौन से नहीं लागू होंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हमने रेवेन्यू कमा ली, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्हेनेवर वी अर्न अ रेवेन्यू वी रिकॉर्ड दैट। ठीक हो गया। ये नहीं देखा जाता कि कैश इनफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। इसी प्रिंसिपल्स के चलते हम वो रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमें कैश में नहीं रिसीव होती। ठीक हो गया। जैसे कि हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि हमने अदा किया है एक्सपेंसेस कि नहीं, या रेवेन्यू हमें मिली है या नहीं। हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं कि हमने अगर रेवेन्यू कमा ली तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमने अगर एक्सपेंसेस कर लिए तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू को
रिकॉर्ड करो वेन एवर यू अर्न इट, ठीक है, रिकॉर्ड वेन अर्न, जब आपने कमा ली आप उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। इसी बेसिस पर हम ये एंट्री करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, कि सेल्स हमने कर ली लेकिन अभी तक लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया, कस्टमर्स ने हमें पैसा नहीं दिया, तो ये कस्टमर्स हमारे एसेट्स हैं, इसमें इजाफा हो गया और सेल्स हमारे पास हो गई, रेवेन्यूज हमने जनरेट कर ली, ठीक हो गया। अब इधर हमें कैश नहीं मिला लेकिन हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड किया, तो तमाम वो रेवेन्यूज जो हमने कमा ली लेकिन हमें मिली नहीं। फॉर एग्जांपल मार्च में एक रेवेन्यू हमने कमाई, हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड की लेकिन वो हमें अप्रैल में मिली, तो अप्रैल में उसको ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि अप्रैल की रेवेन्यू, बल्कि ये मार्च की रेवेन्यू और मार्च में ही रिकॉर्ड होगी कि हमने रेवेन्यू कमा ली लेकिन अभी तक हमें नहीं मिली, तो रिसीवेबल है, हमें बाद में मिलेगी, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप एसेट्स की वो कॉस्ट रिकॉर्ड करो जिस कॉस्ट पर आपने इसको लिया था। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी ली 5 लाख रुपीस की, ठीक हो गया, 2020 में, ठीक हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर लो बैलेंस शीट में, 2020 की बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीस, फिर उसमें डिप्रिसिएशन जितनी भी होती है वो आप माइनस करोगे लेकिन उसकी कॉस्ट भी साथ साथ आपने रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी है 2020 में आपने ली है, इसकी कॉस्ट जो है आपकी पड़ी है 5 लाख, ठीक हो गया, आपने गाड़ी ली 2020 में, कार की कॉस्ट थी 5 लाख, अभी उसमें डिप्रिसिएशन हुई 2021 में डिप्रिसिएशन हुई और उसके बाद इस कॉस्ट, इसमें डिप्रिसिएशन कितनी हुई, फॉर एग्जांपल 50,000 की डिप्रिसिएशन होगी, तो 5 लाख भी आएगा, साथ में 50,000 इससे माइनस हो जाएगा, अभी कॉस्ट इसकी जो है ये गाड़ी की वैल्यू जो है बुक वैल्यू वो हो गई 4,50,000, तो आपने क्या कर लिया, कॉस्ट भी लिख ली और साथ में उस पर डिप्रिसिएशन भी माइनस कर ली। लेट्स से कि 2022 में ये 5 लाख दोबारा आ जाएगा और 1 लाख की डिप्रिसिएशन इससे माइनस हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने पर एसेट लिया था 5 लाख का उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पर, कि जो भी एसेट है उसकी वही कॉस्ट रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट में, वही कॉस्ट आएगी जिस कॉस्ट पर वो उसको परचेज किया गया था। हाँ, इसमें से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस होती जाएंगी लेकिन वो कॉस्ट भी आएगी जो जिस कॉस्ट पर ये एसेट, इस एसेट को खरीदा गया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल जो है ये वही रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मिलता जुलता है लेकिन वो रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के बारे में था, ये एक्सपेंसेस के बारे में। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जिस मंथ का एक्सपेंस है उसी मंथ की रेवेन्यू से माइनस करो। अब इधर एक चीज ये भी क्लियर होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस तमाम वो खर्चे होते हैं या तमाम वो पेमेंट्स होती हैं जो आप इसलिए करते हो ताकि आप रेवेन्यूज को जनरेट कर सको, तो रेवेन्यूज जिस मंथ की हैं उसी मंथ से वही एक्सपेंसेस माइनस होंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी 1 की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए थे जनवरी 1 में वो उसी की रेवेन्यू से माइनस किए जाएंगे। आया उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। फॉर एग्जांपल यही जनवरी 1 के कुछ एक्सपेंसेस थे जो कि हमने फरवरी में पे किए हैं, लेकिन ये पेमेंट जो है वो हमारे पास लायबिलिटी को तो रिड्यूस करेगी लेकिन रेवेन्यूज को रिड्यूस नहीं करेगी। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप एक्सपेंसेस को माइनस करो उस रेवेन्यू से जिस रेवेन्यू को कमाने के लिए, जिस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने वो इनकर किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्च की रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, उनकी पेमेंट अभी हमने नहीं की, लेकिन एक्सपेंसेस कर लिए, तो हम क्या करेंगे, उस रेवेन्यू से माइनस करेंगे जो कि मार्च की है। देखिए मार्च की रेवेन्यू है, उससे मार्च के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अभी ये नहीं देखेंगे कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई, पेमेंट और नो पेमेंट, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस हमने इनकर कर लिए, हमने एक्सपेंसेस कर लिए लेकिन हमने अभी उसकी पेमेंट नहीं की मार्च में, लेकिन हम फिर भी उसको
माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? मैचिंग प्रिंसिपल के तहत। कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि उस रेवेन्यू से आप एक्सपेंसेस को माइनस करो जिस रेवेन्यू को कमाने के लिए वो एक्सपेंसेस किए गए हैं। अभी मार्च की रेवेन्यू कमाने के लिए मैंने कोई एक्सपेंसेस किए, तो मैं मार्च की रेवेन्यू से माइनस करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि पेमेंट मैंने की है या नहीं की। मैं पेमेंट अभी मार्च नहीं अप्रैल में कर दूं, मई में कर दूं, लेकिन हमारे पास ये एक्सपेंसेस कौन से महीने के हैं? मार्च के, क्योंकि मार्च की रेवेन्यू कमाने के लिए ये किए गए। ठीक हो गया। इधर आप रिकॉल कर लें एक्सपेंसेस की डेफिनेशन भी, कि वो तमाम खर्चे जो आप इसलिए करते हैं ताकि आप रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। अब जिस महीने की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने वो खर्चे किए, उसी महीने की रेवेन्यू से आपने माइनस करनी। ठीक है। उनकी पेमेंट को नहीं देखना कि पेमेंट अभी उसकी मार्च में हो रही है या अप्रैल में हो रही है या मई में हो रही है। आपने जिस महीने की रेवेन्यू को कमाने के लिए वो खर्चा किया है, उसी महीने की रेवेन्यू को उसी महीने की रेवेन्यू से माइनस करेंगे। फिर हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो आप समझते हो यूजफुल है, जो आप समझते हो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करो? डिस्क्लोज करो। मतलब कि तमाम इंफॉर्मेशन वाज़े तौर पर आप दे दो, जो भी यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि आपके पास जितनी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सिग्निफिकेंट नेचर की, उस तमाम इंफॉर्मेशन आपने देनी है। इसी प्रिंसिपल के चलते आप जो है नोट्स बनाते हो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में नहीं आती, आप क्या करते हैं? नोट्स में वो दे देते हो कि हमारा एक केस चल रहा है, हमारे एक प्रोजेक्ट हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर देते हो, वाज़ेह तौर पर बयान कर देते हो, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी को कोई धोखा ना हो। ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी अकाउंटिंग में, जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो, उसके पीछे बेसिक ठोस एविडेंस होना जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल वाउचर्स हो, हमारे पास वाउचर क्या है? एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन की जितनी भी रसीदें होंगी जो कि आपने पैसे रिसीव किए या पैसे पे किए, तो सारे के पीछे जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं उनके पीछे आपका एविडेंस होना ज़रूरी है, सबूत होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास थे कुछ प्रिंसिपल्स। ठीक हो गया, जिसमें हमने पहले पढ़ा रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो, पेमेंट आपको मिली है या नहीं मिली इससे लेना देना नहीं है, आपको रिसीव कैश आया या नहीं आया, आप उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पर आपने एसेट को खरीदा था उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना जरूरी है। आया उसमें से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस होती रहे, लेकिन आपने कॉस्ट जो आपने एसेट जिस कॉस्ट पर लिया था उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। फिर आपके पास आता है मैचिंग प्रिंसिपल के जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए उस महीने की रेवेन्यू से उसको माइनस कर दो। ठीक हो गया। ये ना देखो कि आपने पेमेंट की है या नहीं की। सेकंड लास्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की तमाम इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करें, आप पेश करें, ताकि किसी को कोई धोखा ना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप क्लियर तरीके से आप वाजे करके पेश कर दें। लास्ट में आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए उसके पीछे ठोस एविडेंस का होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन जो भी हैं उसके पीछे वाउचर्स होंगे, आपके पास पेमेंट वाउचर्स होंगे, रिसीट वाउचर्स होंगे और अदर वाउचर्स होंगे। ठीक हो गया। जो कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज को देखकर आपको मालूम हो जाएंगे। जैसे कि आप कैश रिसीव हुआ तो कैश रिसीट वाउचर होगा, कैश पेमेंट की तो कैश पेमेंट वाउचर होगा। इसी तरह डिप्रिसिएशन में ना कैश रिसीव होता है ना पेमेंट होती है, तो आप क्या करते हो? मैनेजमेंट की पॉलिसी को देखते हो और उसके बेसिस पर आप जो है एज एन एविडेंस यूज करते हो। ठीक हो गया। थर्ड है हमारे पास मॉडिफिकेशन इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड असम्पशंस, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो यूजफुल हो जाए, लोगों को समझ आ जाए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए चीज़ें। तो उसमें पहली हमारे पास मॉडिफिकेशन कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप, कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल या असम्पशन यूज कर रहे हैं उसको आपने देखना है कि इसकी कॉस्ट हमारे पास ऊपर जो कारोबार है उस पर क्या आ रही है और उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, लोगों को इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बेनिफिट कम है तो आप इस प्रिंसिपल को ना यूज करें, और अगर कॉस्ट कम आ रही है और बेनिफिट इसका ज्यादा है, इस टेक्निक को यूज करने का, इस प्रिंसिपल को यूज करने का या स्टैंडर्ड को यूज करने का, तो आप क्या करें? इस स्टैंडर्ड को यूज करें। ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास मटेरियलिटी। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखें, आप जज करें कि क्या ये सिग्निफिकेंट नेचर की है या नहीं, वेदर
ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, कि क्या फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक एसेट है मार्कर कारोबार के लिए, ठीक है। अभी इसमें भी तो डिप्रिसिएशन आएगी ना, तो इसमें डिप्रिसिएशन जो आएगी वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट मतलब कम वैल्यू की रखती होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर है उनको नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल नेचर की नहीं होती। तमाम वो इंफॉर्मेशन जिससे डिसीजन मेकर का डिसीजन इफेक्ट हो वो मटेरियल कहलाती है, जबकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती तो उसको हम इमटेरियल नेचर का समझते हैं और उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं कि क्या वो सिग्निफिकेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं, क्या ये वो सिग्निफिकेंट नेचर की इंफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी मतलब कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, वो उसमें कंसिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल एक दिन LIFO यूज़ किया, दूसरे दिन FIFO यूज़ कर दिया, तीसरे दिन एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ कर दिया, तो आप क्या हो, इधर कंसिस्टेंसी नहीं है। जबकि आप क्या करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जबकि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं जो भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, और अगर आप उसको चेंज करते हैं तो उसका नेट इफेक्ट भी आप अप्लाई करके वो सारा जो आपने पीछे जो प्रिंसिपल यूज़ करके जो डिफरेंस आया था उसको भी आप अकाउंट करें, ठीक हो गया। टाइमलीनेस से मुराद है कि जो भी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर को आपने देनी है वो टाइम पर देनी है, टाइम पर जो है इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास मॉडिफिकेशन में प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखे बगैर हम क्या कर लेते हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चीज़ फॉलो की जा रही है। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं कि और जो है हमारे को जो कंपेटिटर्स हैं या जो को बिजनेसमैन हैं वो कौन सी तरीका यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम भी उसी तरीके से हम अपने लिए अकाउंटिंग करते हैं। ये थी हमारे पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।